तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द न्यू सेशन पार्ट 2। तो हम शुरू करेंगे आज कहाँ से, जहाँ से अपने नेक्स्ट वीडियो में छोड़ा था। तो कहाँ गया, तो बहुत आगे आ गए हम। ये रहा गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। अब तक हमने समतल अंतःपृष्ठों पर अपवर्तन के विषय में विचार किया। अब हम दो पारदर्शी माध्यमों गोलीय अंतःपृष्ठों पर अपवर्तन के विषय में विचार करेंगे। किसी गोलीय पृष्ठ के अत्यंत सूक्ष्म भाग को समतलीय माना जा सकता है। उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान अपवर्तन के नियमों का उपयोग किया जा सकता है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की भांति आपतन बिंदु पर अभिलंब पृष्ठ के उसी बिंदु तक स्पर्शी तल के लंबवत होता है तथा वह इसीलिए पृष्ठ के वक्रता केंद्र से गुजरता है। हम पहले एकल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पर विचार करेंगे तथा इसके पश्चात पतले लेंसों की चर्चा करेंगे। कोई पतला लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है, जिसका कम से कम एक पृष्ठ अवश्य गोलीय होना चाहिए। एक गोलीय पृष्ठ द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के लिए सूत्र का उपयोग किसी लेंस के दो पृष्ठों पर क्रमिक रूप में करके हमें पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र तथा उसके पश्चात लेंस सूत्र प्राप्त करेंगे। मतलब हम करेंगे डेरिवेशन। पहला है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। चित्र 9.5 वक्रता त्रिज्या आधा वक्रता केंद्र सी की गोलीय पृष्ठ के मुख अक्ष पर स्थित किसी वस्तु के बिंदु O के प्रतिबिंब I की रचना की ज्यामिति दर्शाई गई है। प्रकाश किरणें N1 अपवर्तनांक के किसी माध्यम से आपतित होकर N2 अपवर्तनांक के किसी अन्य माध्यम में जाती हैं। पहले की भांति हम पृष्ठ के द्वारा अन्य संबंध दूरियों की तुलना में काफ़ी छोटा लेते हैं ताकि आवश्यकतानुसार लघुकोण सन्निकटन किया जा सके। विशेष रूप से हम NM को N के मुख अक्ष पर लंब की लंबाई लगभग बराबर लेंगे। यहाँ पर tan एंगल NOM इज इक्वल टू MN अपॉन M, tan एंगल NCM इज इक्वल टू MN अपॉन MC, tan एंगल NIM इज इक्वल टू MN अपॉन MI। अब ट्राइंगल NOC के लिए I बहिर्कोण था। I इज इक्वल टू एंगल NOM प्लस एंगल NCM इज इक्वल टू IMN डिवाइड बाई OM प्लस MN प्लस MC। इसी प्रकार R इज इक्वल टू एंगल NCM माइनस NIM, अर्थात R इज इक्वल टू MN डिवाइड बाई MC माइनस MN डिवाइड बाई MI। स्नेल के नियम अनुसार N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, अथवा कोणों के छोटे मानों के लिए N1 I इज इक्वल टू N2 R। समीकरण 9.3 इज इक्वल टू 9.4 I तथा R के मान रखना प्राप्त होता है। N1 प्लस N2 डिवाइड बाई OM, N1 प्लस OM डिवाइड बाई N2 डिवाइड बाई M1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई MC। यहाँ OM MI तथा MC दूरी के परिणाम को निरूपित करते हैं और चिन्ह परपाटी का उपयोग करने पर OM इज इक्वल टू माइनस U, MI इज इक्वल टू प्लस V, MC इज इक्वल टू प्लस R। मान रखने पर हमें प्राप्त होता है N2 डिवाइड बाई V माइनस N1 डिवाइड बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई R। समीकरण 9.16 में हमें बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच के माध्यम के अपवर्तन तथा गोलीय वक्रत पृष्ठों के वक्रता त्रिज्या के पदों के रूप में संबंध प्राप्त होता है। समीकरण 9.6 में किसी भी प्रकार के वक्रत गोलीय पृष्ठ के लिए मान्य है। अब है किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। चित्र 9.16 में किसी विभोत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना ज्यामिति दर्शाई गई है। इस प्रतिबिंब रचना की दो चरणों में दिखाई। पहला अपवर्ती पृष्ठबिंब O का प्रतिबिंब I1 बनता है और प्रतिबिंब I1 द्वारा पृष्ठ प्रतिबिंब I बनने के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करता है। समीकरण 9.1 का उपयोग करने पहले अंतरराष्ट्र ABC पर प्राप्त हमें होता है N1 डिवाइड बाई OB इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई BI1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई BC1। दूसरे अंतःपृष्ठ पर ADC के लिए भी समान प्रक्रिया का अनुप्रयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं माइनस N2 डिवाइड बाई DI1 प्लस N1 डिवाइड बाई D1 DI है इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई DC2। किसी पतले लेंस के लिए BI1 इज इक्वल टू DI1 समीकरणों 9.17 तथा 9.18 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है
N1 is equal to N1 divided by OB plus N1 divided by DI into N2 minus N1 is equal to 1 by BC1 प्लस 1 बाई DC2। मान लीजिए बिंब अनंत पर है तो OB क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट था। डी आई इक्वल टू एफ, तो समीकरण क्या प्राप्त होगा, N1 डिवाइड बाई एफ इक्वल टू N2 माइनस N1 1 बाई BC1 प्लस 1 बाई DC2। वहाँ बिंदु जहाँ अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब बनता है, लेंस का फोकस एफ कहलाता है, दूरी स्मॉल एफ, इसकी फोकस दूरी प्राप्त होती है। किसी लेंस के इसके मानो इसके दोनों ओर दो फोकस होते हैं, एफ तथा एफ डैश चिन्ह प्रॉपर्टी द्वारा। BC1 इक्वल टू प्लस R1, DC2 इक्वल टू माइनस R2, इसलिए समीकरण 9.20 को लिखा जाता है 1 बाई एफ इक्वल टू N21 माइनस 1 डिवाइड बाई इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, चूँकि N21 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। समीकरण को लेंस मेकर सूत्र रूप में जाना जाता है, इसका डेरिवेशन आ गया 9.21। स्पष्ट रूप से ये सूत्र उचित वक्रता त्रिज्याओं के पृष्ठों के उपयोग द्वारा वांछित फोकस दूरी के लेंसों अभिकल्पना यानी डिजाइन करने में उपयोगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सूत्र अवतल लेंसों पर भी समान रूप से लागू होता है। उस स्थिति में R1 ऋणात्मक R2 धनात्मक होगा, इसलिए F ऋणात्मक होता है। समीकरण 9.19 तथा 9.20 से हमें प्राप्त होता है N1 डिवाइड बाई OB प्लस N1 डिवाइड बाई DI इक्वल टू N1 डिवाइड बाई एफ। पुनः पतले लेंस सन्निकटन के बिंदु बी तथा डी दोनों ही लेंसों प्रकाशिक केंद्र के बहुत निकट माने जाते हैं। चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग करने पर बी ओ इक्वल टू माइनस यू, डी आई इक्वल टू प्लस वी इन मानों के लिए 9.22 में रखने पर प्राप्त होता है 1 माइनस वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। समीकरण 9.23 लेंसों के लिए परिचित पतले लेंस सूत्र हैं, यद्यपि यहाँ हमने इसे उत्तल लेंस द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब के लिए व्युत्पन्न किया है। तथापि सूत्र दोनों ही लेंसों अर्थात उत्तल अथवा अवतल दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंबों अवास्तविक तथा आभासी के लिए मान्य है। ये बताना आवश्यक है कि किसी उभयोत्तल अथवा उभयावतल लेंस दो फोकस एफ तथा एफ डैश लेंस के प्रकाशिक केंद्र के समान दूरी पर है। प्रकाश के स्रोत और स्थित फोकस को प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं F1, जबकि दूसरा द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। लेंसों द्वारा बने बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए सिद्धांत रूप में हम बिंब के किसी बिंदु से आने वाले कोई भी दो भी किरणों लेकर तथा अपवर्तन के नियमों द्वारा उनका पथ अनुरेखित करके उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं जहाँ अपवर्तित किरण वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। तथापि व्यवहार में निम्नलिखित में से कोई दो किरणों का चयन करना जो कार्य को सहज बना देता है। बिंब से निकलने वाली वे किरण जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती है। आवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में लेंस के मुख्य फोकस एफ डैश से गुजरती है अथवा अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से अपसरित प्रतीत होती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। तीसरा, ये किसी उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। अब बी है, किसी अवतल लेंस पर उसके द्वितीय फोकस बिंदु की ओर आती प्रतीत होती है। प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। चित्र 9.17 तथा बी के नियमों को क्रमशः उत्तल तथा अवतल लेंसों के लिए दर्शाया गया है। आपको लेंस की विभिन्न दूरियों पर बिंब को रखकर इस प्रकार किरण आरेख खींचने का अभ्यास करना चाहिए कि ये भी सत्यापित करना चाहिए कि लेंस सूत्र समीकरण 9.20 सभी उदाहरणों के समान रूप से लागू होता है। यहाँ पर यह अवश्य याद रखना चाहिए कि किसी भी बिंब के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक ही प्रतिबिंब बिंदु से गुजरती हैं। दर्पण की भांति लेंसों के लिए भी किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को प्रतिबिंब की साइज h डैश तथा बिंब की साइज h के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। गोलीय दर्पणों की भांति ये यहाँ भी किसी लेंस के लिए सरलता से देखा जा सकता है कि m इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाई एच इक्वल टू वी बाई यू। चिन्ह प्रॉपर्टी का पालन करते हैं हम ये पाते हैं कि उत्तल अथवा अवतल लेंस द्वारा बने सीधे तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए m धनात्मक होता है
जबकि किसी उल्टे अथवा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m ऋणात्मक होता है। ठीक है। अब है लेंस की क्षमता। किसी लेंस की क्षमता उस पर पड़ने वाले प्रकाश से अपसारित अथवा अपसरित करने की कोटि की माप होती है। स्पष्टता कम फोकस दूरी का कोई लेंस आपतित प्रकाश से अधिक मोड का है। उत्तल लेंस में आप अपवर्तित किरण अपसारित होती है, तो अवतल लेंस में अपवर्तित किरण अपसरित होती है। किसी ले आप तो आपको समझ में आया, अपसरित और विसारित दोनों में अंतर है। ठीक है। अपसारित मतलब फैलना, अपसारित मतलब समेटना। ठीक है। एक समेट देता है, एक फैला देता है। कौन सा समेटेगा, कौन सा? जो उत्तल लेंस होगा वो अपसारित कर देता है। ठीक है। अपसारित करेगा, रिड्यूस करेगा, तभी तो प्रतिबिंब उसका वास्तविक बनेगा। और जो अवतल लेंस होगा वो अभिसारित करेगा, फैला देगा, तो जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी बनेगा। ठीक है। किसी लेंस की क्षमता P को उस कोण की स्पर्शज्या यानी tan थीटा को परिभाषित करती है, जिसे किसी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पुंज को जो प्रकाशिक केंद्र की एकांक दूरी पर आकर गिरता है विसारित या अपसारित करता है। tan, इसको क्या पढ़ा था? tan थीटा लिख देते, tan लिख दिया है, tan डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई एफ। यदि h इज इक्वल टू 1 तो tan डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक। अथवा डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाई एफ, डेल्टा को लघु मान लेंगे तो p इज इक्वल टू 1 बाई एफ। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है d, यानी 1d इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स था। 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। अभिसारी लेंसों की क्षमता धनात्मक तथा अपसारी लेंसों की क्षमता ऋणात्मक होगी। क्या कह रहे हैं? अभिसारी अर्थात अपसारी लेंसों की क्षमता जो फैला देते हैं उनकी धनात्मक है। अपसारी लेंस, अपसार मतलब कि जो समेटते हैं वो, उनकी ऋणात्मक होती है। इस प्रकार के जब कोई नेत्र चिकित्सक +25D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है तब +40 सेंटीमीटर फोकस दूरी को उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। देखा, उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। -40 डायोप्टर क्षमता की लेंस तात्पर्य कि -25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस के लिए इसमें माइनस में होगी और उत्तल लेंस के लिए प्लस में, क्योंकि अभिसारी है ना। अभिसारी मतलब अभिसारी जो अवतल लेंस होता है वो अभिसारी लेंसों की धनात्मक दिखा रहा है, और अपसारी हैं उनके लिए अब माइनस की होगी, अभिसारी के लिए धनात्मक होगी, प्लस की होगी। उत्तल लेंस है वो क्या करता है? अभिसार कर देता है, तभी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, मतलब वास्तविक बनता है उत्तल लेंस का, और अवतल लेंस का आभासी बनेगा। अधिकतम में एक दो स्थिति होती है यहाँ पे उसका भी बन जाता है, अवतल लेंस का भी वास्तविक बन जाता है। वो आगे आप पढ़ेंगे आगे आप। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे कहाँ है? संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। दो संपर्क में रखे हुए पतले लेंस हैं, उनकी दोनों के बीच की दूरी को निगण्य मान लेते हैं। ठीक है। उनके प्रतिबिंब बनना। संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, उसके लिए हम सूत्र निगमन करेंगे। एक दूसरे के संपर्क में रखे f1 तथा f2 की फोकस दूरी के दो पतले लेंस ए तथा बी पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि कोई बिंब पहले लेंस ए के फोकस से दूर किसी बिंदु O पर स्थित है। पहला लेंस बिंदु I1 पर प्रतिबिंब बनाता है क्योंकि प्रतिबिंब I1 वास्तविक है, अतः ये दूसरे लेंस B के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करता है। अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि पहले लेंस से प्रतिबिंब का बनना केवल अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए माना गया है। वास्तव में पहले लेंस से निकलने वाले किरणें की दिशा उनके दूसरे लेंस से टकराने वाले कोण के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि लेंस पतले हैं, हम दोनों लेंसों के प्रकाशिक केंद्र को संपाती मान सकते हैं, मतलब एक ही दिशा में है ऐसा मान सकते हैं। मान लीजिए ये केंद्रीय बिंदु P द्वारा निर्दिष्ट होते हैं, तो पहले लेंस ए द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए 1/v1 माइनस
1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। दूसरे लेंस बी द्वारा प्रतिबिंब के लिए 1/v इक्वल टू माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/f2। समीकरण 9.27 तथा 9.28 को जोड़ने पर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इन दोनों लेंसों के तंत्र को f फोकस दूरी वाले किसी एकल लेंस के तुल्य मानने पर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f अर्थात 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अर्थात ये फोकस व्युत्पत्ति संपर्क रखे गए पतले लेंसों के निकाल के लिए भी मान्य है। यदि f1, f2, f3 फोकस दूरी बहुत से लेंसों के संपर्क में रखें तो इस संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डेड और डॉट 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 जितने भी होंगे सब। क्षमता के पदों में समीकरण के इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्षमता के पदों में P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 जितने भी आ जाएंगे। यहाँ P इस लेंस संयोजन की नेट क्षमता है। ध्यान दीजिए समीकरण 9.32 में अलग अलग क्षमताओं का बीजगणितीय योग दिया है। अर्थात समीकरण के दक्षिण पक्ष में कुछ पद धनात्मक उत्तल लेंस के तथा कुछ पद ऋणात्मक उत्तल लेंस के लिए हो सकते हैं। लेंसों के संयोजन में व्युत्पन्न आवर्धन क्षमता की अभिसारित लेंस प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अर्थात ये प्रतिबिंब की तीक्ष्णता में भी वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि पतले लेंस पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब बन जाता है। समीकरण 9.25 में अंतर्निहित है। बिंब मतलब वो पहले दो लेंस रखे तो पहले लेंस की जो वस्तु है उसका रखा हुआ जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे लेंस की जो होगा उसके लिए जो पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब है वो उसके लिए वस्तु को कार्य करेगा और फिर उसको देख के फिर वो अपने लिए उसमें प्रतिबिंब बनेगा। उससे जो उसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। बिंब बन जाता है। समीकरण 9.25 में अंतर्निहित है कि संयोजन का कुल आवर्धन m अलग अलग आवर्धन m1 m2 m3 गुणनफल के बराबर होगा, यानी m इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डॉट 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 डॉट। इस प्रकार लेंसों के संयोजन समानता कैमरे सूक्ष्मदर्शी दूरबीन तथा अन्य प्रकाशित यंत्रों के लेंसों के डिजाइन में उपयोग के लिए किए जाते हैं। ये हो गया इसका डेरिवेशन। अब है प्रिज्म अपवर्तन। चित्र 9.21 में किसी प्रिज्म में ABC प्रकाश किरण को गुजरते हुए दिखाया है। पहले फलक AB पर आपतन कोण अपवर्तन कोण क्रमशः I तथा R1 है, जबकि दूसरे फलक कांच से वायु AC पर आपतन कोण R2 तथा अपवर्तन कोण निर्गत कोण E है। निर्गत कोण RS तथा आपतित किरण की दिशा PQ के बीच का कोण को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। चतुर्भुज AQNR में दो कोण Q तथा RC समकोण है, इसलिए भुजा के अन्य दो कोणों का योग 180 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल QNR इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज QNR में R1 प्लस R2 इक्वल टू R2 प्लस त्रिभुज QNR इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू A कुल विचलन डेल्टा इक्वल टू दोनों फलकों विचलन डेल्टा इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 अर्थात डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A। इस प्रकार विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। चित्र 9.22 में आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ दर्शाया गया है। देख सकते हैं कि व्यापक रूप से केवल I इक्वल टू E को छोड़कर प्रत्येक विचलन कोण डेल्टा के तदनुरूपी I के इस प्रकार E के दो मान इस समीकरण में I तथा E की सममिति उपेक्षित है, मतलब कि अपेक्षित है लेनी है। अर्थात यदि I तथा E को आपस में बदल दिया जाए तो डेल्टा अपवर्तित रहता है। भौतिक रूप से इस तत्व को संबंधित है कि चित्र 9.21 में प्रकाशकरण के पथ को वापस आरेखित करने पर वही विचलन कोण प्राप्त होता है। न्यूनतम विचलन DM प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण इसके आधार पर समांतर हो जाती है। हमें प्राप्त होता है डेल्टा इक्वल टू DM I इक्वल टू E, जिसका तात्पर्य R1 इक्वल टू R2। समीकरण 9.31 में हम प्राप्त होता है कि 2R इक्वल टू A अथवा R बाई A बाई 2। इस प्रकार समीकरण 9.35 में हम प्राप्त होता है DM इक्वल टू 2I माइनस A अथवा I इक्वल टू A प्लस DM डिवाइड बाई 2। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपमान N21 है तो N21 इक्वल टू साइन बाई अपन साइन R साइन A प्लस DM डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2। कोण A तथा DM के माप प्रयोग द्वारा किए इस प्रकार समीकरण 9.38
प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के मापन की विधि है। छोटे कोण के प्रिज्म अर्थात पहले प्रिज्म के लिए डीएम भी काफ़ी छोटा होता है, तथा हमें प्राप्त होगा N21 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। तो ये लगभग बराबर ए प्लस डी एम डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई ए बाई टू। तो डी एम इज इक्वल टू N21 माइनस ए डिवाइड बाई ए। इसका तात्पर्य पतले प्रिज्म में प्रकाश का विचलन काफ़ी कम होता है। अब है प्रकाशिक यंत्र। दर्पण लेंसों का प्रिज्मों की परावर्तित अपवर्तित गुणों का उपयोग करके अनेक प्रकाशिक युक्तियां एवं यंत्र डिजाइन किए गए। परिदर्शी, बहुमूर्तिदर्शी, द्विनेत्री, दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी कुछ ऐसे प्रकाशिक युक्तियां तथा यंत्रों के उदाहरण है जिन्हें हम सामान्य रूप से उपयोग में लाते हैं। वास्तव में हमारे नेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशिक युक्तियों में से एक है जिनसे प्रकृति ने हमें संपन्न किया है। कक्षा 10 में हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। हम सूक्ष्मदर्शी एवं दूरबीन के कार्य करने के सिद्धांत का वर्णन करेंगे। ठीक है, अब है सूक्ष्मदर्शी। सरल आवर्तक अथवा सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी, देखिए अभिसारी लेंस होता है। इस प्रकार के लेंस को सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग करने के लिए लेंस को बिंब वस्तु के निकट एक फोकस दूरी अथवा उससे कम दूरी पर रखा जाता है। लेंस की दूसरी ओर नेत्र के लेंस को सटाकर रखा जाता है। ऐसा करने का लक्ष्य है कि बिंब का सीधा आवर्तित तथा आभासी प्रतिबिंब किसी ऐसी दूरी पर बने कि नेत्र उससे सरलतापूर्वक देख सके, अर्थात प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर अथवा कुछ अधिक दूरी पर बनना चाहिए। यदि बिंब स्मॉल एफ पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तथापि बिंब और एफ से कम दूरी पर रखा हो तो प्रतिबिंब आभासी अनंत की तुलना में कम दूरी पर बनता है। तथापि देखने में निकटतम आरामदेह दूरी निकट बिंदु दूरी इसकी डी लगभग 25 सेंटीमीटर पर होती है, परंतु इससे नेत्रों में कुछ तनाव पड़ता है, इसलिए प्रायः अनंत पर बना प्रतिबिंब शिथिल नेत्रों द्वारा देखने के लिए उचित माना जाता है। शिथिल नेत्रों द्वारा देखने के लिए उचित माना जाता है। यहाँ पर दोनों इसलिए दर्शाई गई हैं। पहली चित्र 9.23 है तो दूसरी चित्र 9.23b प्लस सी में। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट बिंदु डी पर बने प्रतिबिंब के लिए रेखिक आवर्धन m का परिवर्तन निम्न संबंध द्वारा किया जाता है। m इक्वल टू v बाई यू इक्वल टू v 1 माइनस v माइनस 1 माइनस f इक्वल टू 1 माइनस v डिवाइड बाई f, क्योंकि u इक्वल टू f। ओके, u जो है उसको हमने लगभग अनंत मान दिया। अनंत मानने पर 1 बाई अनंत हो जाएगा इन्फिनिटी, इसलिए टोटल पद उसका 0 हो जाएगा। मान 0 इक्वल टू 0 और माइनस 0 इक्वल टू 1, 0 नहीं होगा 1 ही होगा वापस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब हमारे चिन्ह परमाणु v ऋणात्मक लेते तथा परिमाण d के बराबर आया था। आवर्धन m इक्वल टू 1 प्लस d बाई f, क्योंकि d का लगभग सेंटीमीटर 25 से और आवर्धन 6 प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी f इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए m इक्वल टू h डैश बाई h, यहाँ h बिंब का साइज तथा h डैश प्रतिबिंब का साइज है। यहाँ प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण तथा बिंब द्वारा अंतरित कोण का भी अनुपात होता है, जबकि उन्हें आराम देखने पर लिए d पर रखा जाता है। नोट कीजिए कि वास्तव में बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण नहीं है, एच बाई यू द्वारा व्यक्त किया गया है, जिसे एच बाई यू द्वारा व्यक्त किया। एकल लेंस सरल आवर्धक के रूप में उपलब्धि यह है कि वस्तु को डी की तुलना में काफ़ी निकट रखकर देखना संभव हो पाता है। अब जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हम आवर्धन ज्ञात करेंगे। इस स्थिति में हमें कोणीय आवर्धन का परिकलन करना होगा। मान लीजिए ऊंचाई h है, इस बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित अधिकतम कोण, जबकि इस बिंब स्पष्ट भी दिखाई देता है बिना किसी लेंस के, तब होता है जब हम बिंब के निकट दूरी अर्थात डी पर आते हैं। अंतरित कोण प्राप्त होगा tan थीटा 0 इक्वल टू h बाई डी इक्वल टू थीटा 0। अब हम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण जबकि बिंब u पर रखा ज्ञात करते हैं। संबंध h डैश डिवाइड बाई h इक्वल टू m इक्वल टू v बाई u से प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण tan थीटा i इक्वल टू h डैश डिवाइड बाई माइनस b इक्वल टू h डिवाइड बाई माइनस b डॉट v बाई u इक्वल टू h बाई h डिवाइड बाई माइनस u लगभग बराबर है थीटा। बिंब द्वारा अंतरित कोण जबकि बिंब अब u माइनस f पर है, तो थीटा i इक्वल टू h बाई f, जैसा कि चित्र 9.23 से स्पष्ट है। अंतः कोणीय आवर्धन क्षमता है m इक्वल टू थीटा i डिवाइड बाई थीटा 0 इक्वल टू d बाई f। उस स्थिति में आवर्धन की तुलना में एक कम है जिसमें प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनता है। समीकरण 9.39 प्रतिबिंब
प्रतिबिंब देखना अपेक्षाकृत अधिक आरामदायक होता था। आवर्धन में भी अंतर अपेक्षाकृत कम है। प्रकाशिकी यंत्रों, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरबीन संबंधित आगामी चर्चाओं में हम ये मानेंगे कि प्रतिबिंब अनंत पर बने हैं। वास्तविक फोकस दूरियों के लेंसों के लिए सरल सूक्ष्म से अधिकतम आवर्धन लगभग 9 होता है। 9 से छोटा होता है, मतलब इसमें जो लगा कर रखा है 9 से छोटा होता है। अधिक आवर्धन के लिए 2 लेंसों का उपयोग किया जाता है, जिनमें एक लेंस दूसरे लेंस के प्रभाव के संयुक्त को बढ़ाता है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चित्र 9.24 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है, जिससे बिंब के सबसे निकट के लेंस को अभिदृश्य यानी ऑब्जेक्टिव कहते हैं और बिंब का वास्तविक उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य, वस्तु का कार्य करता है। उसके लिए फ्रेश वस्तु है, दूसरे लेंस के लिए। फिर दूसरे लेंस के नेत्रिका यानी आईपीस कहते हैं, जो वास्तविक रूप से सरल सूक्ष्मदर्शी अथवा आवर्धक के रूप में कार्य करने की अंतिम आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार पहला उल्टा प्रतिबिंब नेत्रिका का फोकस बिंदु के निकट फोकस का इसके अंदर होता है। नेत्रिका की इतनी दूरी पर होता है जो अंतिम प्रतिबिंब को अनंत पर बनाने के लिए उपयुक्त होता है तथा उस स्थिति में भी काफी निकट होते, जिस पर यदि प्रतिबिंब स्थित हो तो अंतिम निकट बिंदु पर बने। स्पष्टता अंतिम प्रतिबिंब मूल बिंब के सापेक्ष उल्टा बनता है। बिल्कुल आपकी आंख में जो रेटिना से देख रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो उससे उल्टा बन रहा है। अगर सीधा बनेगा तो मोबाइल आपको उल्टा दिखाई देगा। अब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कारण आवर्धन प्राप्त करेंगे। चित्र 9.24 का आरेख, किरण आरेख ये दर्शाता है कि अभिदृश्य कारण रैखिक आवर्धन अर्थात एच डैश डिवाइड बाई एच बराबर है m0 इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाई एच इक्वल टू एल बाई एफ जीरो। यहाँ हमने इस प्रमाण का उपयोग किया tan बीटा इक्वल टू एच बाई एफ जीरो इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाई एल। यहाँ एच डैश पहले प्रतिबिंब का साइज है, मतलब बिंब का साइज h है, एवं अभिदृश्यक की फोकस दूरी f0 है और पहला प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस बिंदु के निकट बनता है। दूरी L अर्थात अभिदृश्यक की द्वितीय फोकस बिंदु तथा नेत्रिका फोकस दूरी FE के फोकस बिंदु के बीच की दूरी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ट्यूब लंबाई कहते हैं। क्योंकि पहला उल्टा प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस बिंदु के निकट बनता है, उपरोक्त चर्चा से प्राप्त परिणामों को हम सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए करके इसके कारण कोणीय आवर्धन ME प्राप्त करते हैं। समीकरण 9.3 जबकि अंतिम प्रतिबिंब किसी निकट बिंदु पर बनता है, ये है ME इक्वल टू 1 प्लस D डिवाइड बाई FE। ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो नेत्रिका के कारण कोणीय आवर्धन समीकरण 9.42 है ME इक्वल टू D डिवाइड बाई FE अतः कुल आवर्धन जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो M इक्वल टू M0 ME, जीरो मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है, E मतलब I, ओके, इक्वल टू L डिवाइड बाई एफ जीरो इंटू डी डिवाइड बाई एफ ई। स्पष्ट किसी छोटी वस्तु का बड़ा आवर्धन प्राप्त करने के लिए इसलिए सूक्ष्मदर्शी नाम रखा गया है। अभिदृश्य तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। अभिदृश्य तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। व्यवहार में 1 सेंटीमीटर से कम फोकस दूरी का लेंस बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। इसी के साथ एल को बड़ा करने के लिए बड़े लेंसों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए किसी f0 यानी 1.0 सेंटीमीटर का अभिदृश्य FE 2 सेंटीमीटर की नेत्रिका तथा ट्यूब लंबाई L 20 सेंटीमीटर के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन M इक्वल टू M0 डॉट ME इक्वल टू L बाई एफ जीरो इंटू D डॉट D डिवाइड बाई FE 20/1 इंटू 25/2 250। अन्य विभिन्न कारक जैसे वस्तु की प्रदीप्ति भी प्रतिबिंब की दृश्यता एवं गुणता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आधुनिक सूक्ष्मदर्शियों में अभिदृश्यक तथा नेत्रिका बहुअवयवी लेंसों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके कारण लेंसों के प्रकाशिक विपथनों यानी दोषों को कम करके प्रतिबिंब की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। ठीक है, अब तो हो गया सूक्ष्मदर्शी हो चुका है। अब है दूरदर्शक अथवा दूरबीन। उपयोग कर वस्तु को कोणीय आवर्धन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें भी एक अभिदृश्यता एक नेत्रिका होती है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव होगा एक आई होगी जिससे अपन देखेंगे, वो नेत्रिका होती है। अभिदृश्य अर्थात जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, नेत्रिका जो
अपने नेत्र पर बनेगा जो ऊपर से देखेंगे। नेत्रिका की अपेक्षा अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है। जो अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है नेत्रिका की अपेक्षा, जो पास में रखा गया उसकी अब अधिक होगी, नेत्रिका की कम होगी, तभी तो वस्तु हमको बड़ी दिखाई देगी। किसी दूरस्थ बिंब से चलकर प्रकाश अभिदृश्यक में प्रवेश करता है तथा ट्यूब के अंदर इसके द्वितीय फोकस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और नेत्रिका इस प्रतिबिंब को आवर्धित करके अंतिम उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। आवर्धन क्षमता एम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र अंतरित कोण बीटा तथा बिंब द्वारा नेत्र पर अथवा लेंस पर अंतरित कोण अल्फा के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। एम इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई अल्फा इक्वल टू एच बाई एफ ई डॉट एफ ओ डिवाइड बाई एच इक्वल टू एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई। इसलिए दूरदर्शक की ट्यूब की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई है। पार्थिविक दूरदर्शन में लेंसों के अतिरिक्त प्रतिलोमी लेंसों का एक युगल होता है जो अंतिम प्रतिबिंब को सीधा बना देता है। अपवर्ती दूरदर्शक के उपयोग पार्थिव एवं खगोलीय दोनों प्रकार के प्रेक्षणों के लिए किया जाता है, यानी फिजिकली एंड एस्ट्रोनॉमिकली एनालिसिस के लिए, यानी टेक्निक्स के लिए प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए किसी ऐसे दूरदर्शक पर विचार कीजिए जिसके अभिदर्शक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है। जैसे दूरबीन की आवर्धन क्षमता एम 100/1 100, उसकी आवर्धन क्षमता 100 आएगी। ओके, अभिदर्शक का लेंस बड़ा है, नेत्रिका का छोटा है। नेत्रिका अर्थात जो नेत्र के पास रहता वाला जो लेंस, जिससे हम देखते हैं कि अंदर कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब किन्हीं दो तारों के युगल पर विचार कीजिए जिनका वास्तविक पृथक्करण 1 मिनट का चाप है। इसके जो डैश लगा है इसको 1 मिनट कहते हैं। ठीक है, ये तारे उपरोक्त दूरदर्शक के देखने पर इस प्रकार प्रतीत होते हैं, इनके बीच का पृथक्करण कोण 100 × 1 डैश यानी 100 डिग्री यानी 1.67 डिग्री है। किसी खगोलीय दूरदर्शक के बारे में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें ये हैं कि प्रकाश संग्रहण क्षमता तथा विभेदन क्षमता अथवा विभेदन है। प्रकाश संग्रहण क्षमता स्पष्ट रूप से दूरदर्शक के अभिदर्शक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि अभिदर्शक का व्यास बड़ा तो धुंधले पिंडों का भी प्रेक्षण किया जा सकता है। विभेदन क्षमता तो एक ही दिशा में दो अत्यधिक निकटी वस्तुओं को सुस्पष्टता भिन्न प्रेक्षित करने की योग्यता अभिदर्शक के व्यास पर निर्भर करती है। अतः प्रकाशिक दूरदर्शक में वांछित उद्देश्य ये होता है कि अभिदर्शक का व्यास अधिकतम हो। आजकल उपयोग होने वाले अभिदर्शक लेंस का अधिकतम व्यास 40 इंच लगभग 1.02 मीटर है। ये दूरदर्शक यक्रिज वेधशाला विस्कॉन्सिन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इतने बड़े लेंस अत्यधिक भारी होते हैं, इन्हें बनाना तथा किनारों पर सहारे टिकाकर रखना कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त इतने बड़े साइज के लेंसों को सुरक्षा बनाना प्रतिबिंब वर्ण विपतन तथा अन्य विरूपण न आए बहुत कठिन तथा महंगा कार्य है। वर्ण विपतन मतलब उसमें दोष आ जाना, प्रतिबिंब एक से अधिक बार बन जाना, या फिर उसमें प्रतिबिंब का जो वास्तविक प्रतिबिंब वो सही ना बनना, और अन्य विपणन बहुत कठिन तथा महंगा कार्य है, बहुत एक्सपेंसिव है, हार्ड भी है तो एक्सपेंसिव। अभी इसका आरेख दिखा रहे हैं। परावर्ती दूरदर्शक कैसग्रीन का व्यवस्था है। ठीक है, अब यही कारण है कि आधुनिक दूरदर्शकों में अभिदर्शक के रूप में लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसे दूरदर्शकों जिसमें अभिदर्शक दर्पण होता है परावर्ती दूरदर्शक दूरबीन कहते हैं। दर्पण में कोई वर्ण विपतन नहीं होता। यांत्रिक साराधनी की समस्या भी काफी कम होती है क्योंकि लेंस की तुलना में तुल्य प्रकाशिक गुणोत्तर का दर्पण अपेक्षाकृत कम भारी होता है। दर्पण को केवल एक रिम पर ही सहारा देने की बजाय उसे समस्त पीछे के पृष्ठ को सहारा प्रदान किया जा सकता है। तथा परावर्ती दूरबीन के सुस्पष्ट समस्या ये होती है कि अभिदर्शक दर्पण दूरदर्शक की नली के भीतर प्रकाश की फोकसित करता है। नेत्रिका तथा प्रेक्षक को उसी स्थान पर होना चाहिए जिस प्रकाश के मार्ग में अवरोध के कारण कुछ प्रकाश कम हो जाता है। ये अवरोध प्रेक्षक के बैठने के लिए बनाए गए पिजेरोनुमा कमरे के साइज पर निर्भर करता है। ऐसा ये प्रयोग अति विशाल 200 इंच यानी 5.8 मीटर व्यास के माउंट प्लोमर दूरदर्शक कैलिफोर्निया में किया गया। प्रेक्षक एक छोटे पिंजरे में दर्पण के फोकस बिंदु के निकट बैठता है। इस समस्या का अन्य समाधान ये है कि फोकसित होने वाले प्रकाश के किसी अन्य दर्पण द्वारा विक्षेपित कर दिया जाए। ऐसे ही एक व्यवस्था चित्र 9.26 में दर्शाई गई। इसमें
आपतित प्रकाश को फोकसित करने के लिए किसी उत्तल द्वितीयक दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो अब अभिदृश्य के प्राथमिक दर्पण के छिद्र से गुजरता है। इस दूरदर्शक को उसके आविष्कारक नाम कैसग्रेन दूरदर्शक टेलीस्कोप कहते हैं। इसका एक लाभ ये है कि छोटे दूरदर्शकों में बड़ी फोकस दूरी होती है। भारतवर्ष में सबसे बड़ा दूरदर्शक कवलूर तमिलनाडु में है। ये 2.34 मीटर व्यास की कैसग्रेन परावर्तित दूरदर्शक है। इसे घर्षित किया गया है, फिर पॉलिश की गई है और विकसित किया गया है कि अब इसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा उपयोग किया जा रहा है। IISC इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल फिजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। संसार का सबसे बड़ा परावर्तित दूरदर्शक हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका कैक दूरदर्शक का युगल है, जिसका परावर्तक व्यास 10 मीटर है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।